दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग जमा हुए हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोका जाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस हर मुद्दे पर चर्चा करता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर चुप है। उनका आरोप है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 67B के तहत दिया। नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है। इससे पहले सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। इस विवाद के बाद विपक्ष ने फैसला किया कि वे उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। केजरीवाल ने यह भी वादा किया कि ऑटो चालकों को हर साल 2 बार वर्दी के लिए 2,500 रुपए भी दिए जाएंगे। इन घोषणाओं के बाद केजरीवाल न्यू कोंडली में एक ऑटो चालक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ खाना खाया। पंजाब हरियाणा सीमा के पास शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने मंगलवार को फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। पंढेर ने कहा कि किसान हार मानने वाले नहीं हैं, बल्कि सरकार को झुकाएंगे। इस बीच किसान संगठनों के बड़े नेता खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक भूख हड़ताल की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि वे भविष्य में सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। यह महाराष्ट्र का दूसरा गांव है जिसने ईवीएम के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। हाल ही में खत्म हुए चुनाव के नतीजों पर विपक्ष ने भी नाराजगी जताई थी। गांव की ग्राम सभा ने यह फैसला पारदर्शिता के लिए लिया। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के कवरेज की शुरुआत की है। सीएलएसए ने स्विगी की कवरेज को आउट परफॉर्म के साथ शुरू किया है। इसका टारगेट प्राइस 708 रुपए दिया है, जो मौजूदा भाव से 32% के अपसाइड पर है। सीएलएसए ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि भारत के क्विक कॉमर्स ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा स्विगी को होने वाला है। सीएलएसए का अनुमान है कि स्विगी का वित्त वर्ष 2024 से 2027 तक क्विक कॉमर्स 6 गुना बढ़ेगा। हालांकि जोमैटो से तब भी आगे नहीं निकल पाए। हाल में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए शेयर बाजार में निवेश का चलन तेजी से बढ़ा है। एसआईपी के फायदों को देखते हुए पिछले साल जुलाई से लगातार इसमें योगदान बढ़ रहा था, लेकिन अब नवंबर के डेटा के मुताबिक इस रफ्तार की गति में गिरावट आई है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एम्फी ने जानकारी दी थी कि नवंबर में एसआईपी के जरिए कुल योगदान 25,320 करोड़ रुपए रहा, जो अक्टूबर के 25,322 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए कम है। एसआईपी में लगातार 16 महीनों तक इजाफा दर्ज हुआ था। इस दौरान एसआईपी इनफ्लो ने हर महीने नए रिकॉर्ड बनाए। नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नेट इनफ्लो 60,295 करोड़ रुपए रहा। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ कल से निवेश के लिए खुल रहा है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 13 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 74 से 78 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 190 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,820 रुपए लगाने होंगे। विशाल मेगा मार्ट टियर 2 और टियर 3 शहरों में सबसे बड़े रिटेल कंपनियों में से एक है। ये कंपनी 3 प्रमुख कैटेगरी कपड़े, जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी के प्रोडक्ट ऑफर करती है। इनमें इन हाउस और थर्ड पार्टी ब्रांड शामिल हैं। 30 जून तक ये कंपनी देश में 626 विशाल मेगा मार्ट स्टोर चला रही है। साथ ही इसका एक मोबाइल ऐप भी है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की संपत्तियों को मोनेटाइज करने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों की कीमत 2,566 करोड़ रुपए बताई जा रही है,
जिसे ईडी मुंबई ने चौकसी मामले में जब्त की थी। ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई का मकसद धोखाधड़ी से पीड़ित पीएनबी जैसी वित्तीय संस्थाओं को अपनी संपत्तियों की वसूली में मदद करना है। इन संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से न केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे इन संपत्तियों को प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांता दास आज रिटायर हो गए। उन्होंने समर्थन और भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को शुभकामनाएं दी। शक्तिकांता दास ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं पर सचेत रहने की जरूरत है। केंद्रीय बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां काफी महत्वपूर्ण हैं, इससे सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच बेहतर समन्वय रहा। शक्तिकांता दास ने कहा कि सिर्फ ब्याज नहीं, कई कारणों से ग्रोथ प्रभावित होती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अगले साल महंगाई के दबाव में कमी आने का अनुमान है, जिससे आरबीआई दरों में मामूली ढील दी जा सकती है। 2025 के लिए भारत के आउटलुक में S&P ने FY25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। वहीं 2025-26 में विकास दर के लिए 6.9% रहने का अनुमान दिया है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी के लिए CRR में 0.5% की कटौती की।